नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बिहार और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। पटना में बीजेपी चुनाव समिति की मैराथन बैठक पार्टी कार्यालय में आयोजित की गई है, जिसमें 2 सदस्य छोड़कर सभी सदस्य शामिल हुए। चुनाव के मद्देनजर इस बैठक में सब कुछ तय कर लिया गया है। पार्टी कार्यालय में 3.5 घंटा चली मैराथन बैठक में विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवारों को लेकर चर्चा हुई है और संभावित उम्मीदवारों की सूची बना ली गई है। बैठक का निर्णय पार्लियामेंट्री बोर्ड को भेजा जाएगा। उम्मीदवारों पर अंतिम मुहर पार्लियामेंट्री बोर्ड से लगेगी और बैठक में शामिल संजय जायसवाल ने कहा कि एनडीए के घटक दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे। वहीं गिरिराज सिंह ने कहा कि कहीं कोई समस्या नहीं है, एनडीए में सब कुछ ठीक हो गया है, जल्द अंतिम तस्वीर सामने आ जाएगी। चुनाव समिति में विस्तृत चर्चा हुई और बहुत ही सकारात्मक चर्चा हुई है और हम अपनी सारी बातें अब पार्लियामेंट्री बोर्ड के सामने, सेंट्रल चुनाव समिति के सामने रख देंगे। क्योंकि आज से नॉमिनेशन शुरू हो गया था, इसलिए हम लोगों ने विस्तृत चर्चा करके सारी तैयारी कर ली है। पार्लियामेंट्री बोर्ड जब भी हम लोगों को बुलाएगा तो उन सभी चीजों के साथ, सभी नामों के साथ हम पार्लियामेंट्री बोर्ड में अब चले जाएंगे। दादा कब घोषणा हो जाएगी? घोषणा कब हो जाएगी दादा? जल्द ही आपको सब सूचना मिल जाएगी। एलजेपी साथ रहेगी? सब साथ हैं, तो सब एक साथ घोषणा हो जाएगी, सब चिंता न करें। बीजेपी चुनाव समिति की बैठक पूरी हो गई और तमाम सारे लोग यहाँ पे हैं। खासतौर पर अगर बात करें तो जितने भी सदस्य थे उनमें अगर 2 सदस्य को छोड़ दे तो सारे लोग जितने वरिष्ठ हैं वो यहाँ पे शामिल हुए और बैठक में ये तय हुआ कि किन सीटों पर चुनाव लड़ी जाए और सारी जो तैयारियां हैं सीटों को लेकर और कौन से उम्मीदवार हो, पूरा होमवर्क किया गया। लंबी बैठक, मैराथन बैठक, और उसमें एक एक बात तय कर लिया गया और अब केंद्रीय चुनाव समिति को ये जो यहाँ का होमवर्क है वो भेजा जाएगा और वहाँ पे अंतिम तौर पे मुहर लगेगी। इसके अलावा अगर बात कहें तो बीजेपी और जेडीयू के बीच भी अंदर खाने सब कुछ तय हो गया है। साथ ही साथ एलजेपी का मसला भी सुलझा लिया गया है। जिस तरीके से बातें निकल कर आई कि जो घटक दल हैं एनडीए के वो मिलकर साथ में चुनाव लड़ेंगे, तो कुल मिलाकर एनडीए की तस्वीर लगभग साफ हो गई है और साथ ही साथ एक साथ बैठकर कौन से कितने सीटों पे चुनाव लड़ेंगे इसकी घोषणा भी हो जाएगी। तो अब जैसा कि चुनाव बिल्कुल सामने है, एनडीए के स्तर पर लगभग तस्वीर साफ हो गई है। साथ ही साथ यदि बात करें तो जो कुछ संशय की स्थिति बनी हुई थी वो भी अब लगभग दूर हो गई है। कैमरामैन जितेंद्र के साथ रजनीश, जी मीडिया, पटना। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने दावा किया है कि एनडीए के घटक दलों में सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत जारी है, जल्द ही इसकी घोषणा हो जाएगी। वहीं उम्मीदवारों के चयन पर उन्होंने कहा कि कई मानकों पर उम्मीदवारों को परखा जाता है। देखिए, वार्ता का दौर तो अभी चल रहा है और हमको उम्मीद है स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा लगे हुए हैं। इस पर हम लोग को कुछ टिप्पणी नहीं करना है और जो परिणाम आएगा वो आपके सामने आएगा, तो इसलिए उस पर जब स्वयं वो प्रयास कर रहे हैं तो उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। छपरा पहुंचे बिहार के कला संस्कृति मंत्री प्रमोद कुमार ने कहा है कि एनडीए में कोई मतभेद नहीं है, एलजेपी हमारे साथ है और हम साथ साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। इस बार एनडीए 200 के आंकड़े को भी पार करेगी। उन्होंने कहा कि तेजस्वी का बेरोजगारी का मुद्दा कोई मुद्दा नहीं है, बल्कि ये एक प्रोपेगेंडा है। देखिए, लोजपा का कोई अलग राग नहीं है, लोजपा हम लोग के साथ ही रहने वाला है, ये बात लगभग तय हो गया है। और अब की बार जो है एनडीए जो है 200 पार करेगी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पहले दौर के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी तक एनडीए में सीट बंटवारे पर मुहर नहीं लग पाई है। एनडीए में बीजेपी और जेडीयू की एकजुटता दिखाई दे रही है, लेकिन एलजेपी एनडीए में अलग थलग पड़ गई है। इस बीच दिल्ली में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने मुलाकात की। जेपी नड्डा के आवास पर यह बैठक हुई। इसमें बीजेपी नेता और गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। मुलाकात के दौरान सीटों के बंटवारे को लेकर जारी गतिरोध को खत्म करने के विकल्पों पर चर्चा हुई। चिराग पासवान बिहार चुनाव में 42 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने के फैसले पर कायम हैं।
उन्होंने बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व के सामने किसी भी सीट शेयरिंग के फॉर्मूले में 42 सीटों की मांग की है। ऐसे में अगले 2 दिन में चिराग पासवान के बीजेपी नेताओं के साथ एक और निर्णायक बैठक हो सकती है। इसमें सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर फैसला लिया जाएगा। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की 4 तारीख को होने वाली बैठक से पहले बीजेपी और लोक जनशक्ति पार्टी के बीच सीटों के बंटवारे पर अंतिम फैसला हो सकता है। एलजेपी को लेकर सस्पेंस कायम। बीजेपी ने कहा ऑल इज वेल। एनडीए की एकजुटता पर विरोधियों का सवाल। बगैर एलजेपी एनडीए लड़ेगा चुनाव। महागठबंधन के अंदर कांग्रेस ने आरजेडी की टेंशन बढ़ा दी है। वहीं चिराग पासवान ने बीजेपी को मुश्किल में डाल दिया है। बीजेपी के अंदर बैठकों का दौर जारी है और एनडीए को एकजुट रखने का प्लान भी तैयार किया जा रहा है। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार किया जा रहा है। साथ ही चिराग पासवान को मनाने की कोशिश भी जारी है। खबर है कि चिराग पासवान को मनाने के लिए अमित शाह भी जुट गए हैं और उनसे बातचीत का सिलसिला जारी है। तमाम कोशिशों के बाद भी एलजेपी की तरफ से अभी तक शुभ संकेत नहीं मिले हैं। पार्टी नेताओं से बुधवार को चिराग पासवान की मुलाकात हुई थी, जिसमें उन्होंने भावुक संदेश दिया और इशारों ही इशारों में बीजेपी तक भी अपना मैसेज पहुंचा दिया। हर भाषण में कि सबसे पहले राष्ट्र हित, उसके बाद पार्टी का हित और आखिर में व्यक्तिगत हित। तो ये हम में से कोई भी लोजपा का सदस्य, कोई भी व्यक्तिगत हित की चिंता नहीं। इस बार जो भी निर्णय पार्टी के हित, पार्टी हमारी माँ है, उसको आगे बढ़ाना है। और कोई अगर सोचेगा कि हम उसको दबा लें, छोटा कर लें, अस्तित्व मिटा दें, तो वो संभव नहीं। चिराग पासवान के इस बयान से साफ लग रहा है कि एनडीए में जो ऑल इज वेल का दावा किया जा रहा है वो झूठा है। उधर एनडीए में जारी घमासान पर विरोधियों को भी बोलने का मौका मिल गया है। ये बात और है कि चाहे आरजेडी हो या कांग्रेस, दोनों चिराग पासवान से हमदर्दी दिखा रहे हैं। अभी भी जो उनका तेवर और अंदाज है, उससे ऐसा लगता है कि शायद वो एनडीए से अलग होकर के चुनाव लड़ेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से उन्होंने कहा भी है कि बिहार में नीतीश कुमार से बहुत नाराजगी है जनता में, और इसका खामियाजा हम लोगों को चुनाव में भोगना पड़ सकता है। इसके राज में बिहार में भ्रष्टाचार, अपराध, लूट, बलात्कार, हत्याएं बढ़ी हैं। कोई विकास नहीं हुआ है। तो जो एलआई दल अपने ही मुख्यमंत्री को कह रहे हो जो विकास पुरुष नहीं विनाश पुरुष है, भला वो सरकार कैसे बना पाएगा? हालात और विरोधी कुछ भी कहे, लेकिन एनडीए अभी भी एकजुटता का दावा कर रहा है। बार बार कहा है, पूर्व से कहा है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए 243 सीट पे चुनाव लड़ेगी। माननीय नीतीश कुमार जी एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। बिहार की जनता का हम पे आशीर्वाद है। अब तो एनडीए में सीटों का ऐलान बहुत जल्द हो जाएगा, इसलिए कि अब कल भूपेंद्र यादव ने भी कहा और तैयारियां पूरी मुकम्मल हैं। जो होमवर्क होना है हर पार्टी का हो चुका है, इसलिए बहुत जल्द ऐलान की उम्मीद कीजिए, स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। सवाल यह है कि अगर चिराग पासवान एनडीए से अलग होते हैं तो वो किसके साथ हाथ मिलाएंगे? क्या एलजेपी अपने दम पर 143 सीटों पर चुनाव लड़ेगी या महागठबंधन में शामिल होगी? महागठबंधन टूटने पर वो किसके साथ होगी, कांग्रेस के या आरजेडी के? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो आने वाले दिनों में महागठबंधन और एनडीए दोनों का भविष्य तय करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। महागठबंधन में भी सीटों का पेंच फंसा हुआ है। सीटों को लेकर आरजेडी और कांग्रेस का मतभेद अभी सुलझ नहीं पाया है। इन सब के बीच दिल्ली में आज कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक शक्ति सिंह गोहिल की अध्यक्षता में हुई। बैठक में उम्मीदवारों के चयन को लेकर मंथन किया गया। जानकारी के मुताबिक स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक खत्म, उम्मीदवारों की सूची तय कर ली गई है। अब इस पर सीईसी की बैठक में अंतिम फैसला लिया जाएगा। बैठक के बाद बिहार कांग्रेस के सभी नेता पटना के लिए रवाना हो चुके हैं। कांग्रेस आरजेडी में घमासान। हमारा कुछ न कुछ अच्छा ऑप्शन बना के अच्छे से बिहार में लड़ेंगे। एक दूसरे पर बयानों की बौछार।
माने उसको टालना जो है वो अच्छा नहीं होता है। पहले मान मनौवल, अब तू मैं कि कांग्रेस अपने कदम पीछे नहीं हटाएगी। कांग्रेस आरजेडी में तलाक तय। पलटी मार राजनीति भी तो चलते रहता है। महागठबंधन में जारी महाभारत के बीच इसका बिखरना अब तय लग रहा है। कल तक कांग्रेस और आरजेडी के नेता महागठबंधन के एकजुट रहने की बात कर रहे थे, साथ ही चुनाव लड़ने की बात भी कह रहे थे। जल्द सीटों के ऐलान की बात हो रही थी, लेकिन अब दोनों दलों के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। आरजेडी और कांग्रेस के नेता चुनाव में एक दूसरे को देख लेने की चेतावनी दे रहे हैं। किसी के ऊपर कोई कंपल्शन हो गया, और ये मैं मोदी को गुजरात से आता हूं, अच्छे से जानता हूं, किसी की कोई कमजोर कड़ी को दबा के कहेंगे कि इस पार्टी को परेशान करो, साथ ना रखो, वरना तुमको मैं ऐसे परेशान करूंगा, ऐसी किसी की मजबूरी हुई और अगर कोई तोड़ना चाहते हैं तो और बात है, तो हम भी हमारा कुछ न कुछ अच्छा ऑप्शन बना के अच्छे से बिहार में लड़ेंगे। तो हम तो कहेंगे कि बाकी जो लोग हैं, कांग्रेस पार्टी है, मुकेश सहनी है, ये लोग कम से कम, और राजद है, ये लोग कम से कम यथाशीघ्र जो है वो इसको अंतिम रूप जो है गठबंधन का दे दें। हमारे नेताओं ने कल दिल्ली में बैठकर पूरी निर्णय के साथ ये ले लिया है कि कांग्रेस अपने कदम पीछे नहीं हटाएगी, और जो भी राहुल गांधी निर्णय लेंगे, माननीय सोनिया गांधी निर्णय लेगी, उसका हम लोग पालन करेंगे। यही हम लोग का अंतिम फैसला कल शाम देर रात तक हुई है। सीट लेकर के कौन जिताऊ उम्मीदवार होगा, किसके पास उम्मीदवार है, किसके पास, सब चीज को देखना पड़ता है। सिर्फ चुनाव में टिकट ले करके फिर जीत के जाए, फिर जीत करके फिर उधर चले जाए, ये इसका भी तो खतरा बना रहता है। पलटी मार राजनीति भी तो चलते रहता है। सवाल यह है कि मामला कहां अटका है। दरअसल आरजेडी कांग्रेस को 58 सीटें देने पर राजी है, जबकि कांग्रेस 70 से 73 सीटों की मांग कर रही है। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि इससे कम सीट पार्टी को मंजूर नहीं। आरजेडी कांग्रेस में चल रहे घमासान से एनडीए खुश है। बैठे बिठाए उसे महागठबंधन पर निशाना साधने का मौका मिल गया है। 5 लालची एक जगह नहीं रह सकता है। ये सारे लालची अलग अलग हो गए हैं और उनका कभी कोई अलग से कुछ होने वाला भी नहीं। अपना दुकानदारी चलाते हैं, दुकानदारी चलावे। नीतीश कुमार जी ने जब महागठबंधन को अलविदा कहा, महाशब्द, उसी समय उसका लोप हो गया। अब जो बंधन था वो भी धीरे धीरे साथियों ने उनका तोड़ दिया। अब गांठें बची हैं, अब उनको गिनने का वक्त है तेजस्वी यादव के लिए। सूत्रों के मुताबिक सम्मानजनक सीटें नहीं मिलने पर कांग्रेस महागठबंधन से अलग होकर एक अलग फ्रंट बना सकती है। कांग्रेस इस फ्रंट का नेतृत्व करेगी, जबकि चिराग पासवान की एलजेपी, उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी, पप्पू यादव की जेएपी, बीएसपी, वाम दलों को इसमें शामिल करने का प्लान है। सूत्रों के मुताबिक इसके लिए कांग्रेस संबंधित दलों के मुखिया से बात करेगी और इसके लिए उन्हें राजी करेगी। कांग्रेस में इस प्लान को लेकर मंथन जारी है। अंतिम फैसला पार्टी आलाकमान को लेना है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उधर पूर्व सांसद और जेपी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने एक बार फिर से कांग्रेस को सलाह दी है कि वो महागठबंधन से अलग होकर उनके साथ आ जाएं और अलग फ्रंट का नेतृत्व करें। पप्पू यादव ने कहा कि ऐसा करने पर वो कांग्रेस को पूरा समर्थन देंगे। कल शाम तक आपको इस गठबंधन की सीट शेयरिंग की आपकी जानकारी आपके सामने होगी। हम पहले भी 30 साल बनाम 30 साल का नारा दिए हैं। ये 15-15 साल दो ठगों का नहीं, जंगल और माफिया राज का नहीं, ये प्रकाश अंबेडकर साहब के सानिध्य और नेतृत्व में हम आगे बढ़ेंगे और बिहार बचाएंगे। पटना स्थित तेजस्वी यादव के आवास के बाहर आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। मसौढ़ी से आए कार्यकर्ता अपनी पसंद के उम्मीदवार के समर्थन में नारे लगा रहे थे। इस दौरान कुछ महिलाएं गोद में लिए बच्चे के साथ राबड़ी और तेजस्वी के आवास के बाहर नजर आए। लगातार पार्टी कार्यकर्ता प्ले कार्ड्स और बैनर के साथ नजर आए और नारेबाजी करते रहे।
दरभंगा पहुंचे बिहार सरकार के पीएचईडी मंत्री विनोद नारायण झा ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला किया। तेजस्वी यादव पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि जो खुद अपनी शिक्षा पूरा नहीं कर सका वो दूसरों को रोजगार देने की बात कर रहा है और इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है। तेजस्वी यादव 10 लाख पिस्तौल बांटेंगे या कट्टा बांटेंगे, फिर से अपहरण उद्योग शुरू होगा, कैसे रोजगार होगा? जब उनके माता पिता बिहार में थे तो 15 सालों में 95,000 की नौकरी हुई, और जब नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी बिहार के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने 6 लाख लोगों की नौकरी दी है। 3,49,000 तो सिर्फ प्राथमिक शिक्षकों को उन्होंने नियुक्ति दी है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन शुरू हो गया है और इस बीच प्रत्याशी जनसंपर्क करने में लगे हुए हैं। लोगों से मिलकर वोट देने की अपील कर रहे हैं और खुद को बेहतर प्रत्याशी बता रहे हैं। राजधानी पटना के कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रहे विनोद कुमार पाठक लगातार प्रचार अभियान कर रहे हैं। विजयनगर इलाके के लोगों से मुलाकात कर उन्होंने वोट देने की अपील की। आप लोग देख सकते हैं ये 1 साल पहले नाला बना हुआ है, 1 साल पहले नाला बना हुआ है, पूरा जाम है। ये है स्थानीय विधायक के कार्यकर्ता और स्थानीय विधायक। 1-1.5 साल पहले 19 में बना हुआ है और देखिए इसका क्या स्थिति है। लोग कह रहा है कि आप कहाँ थे, अभी तक हम लोग को विकल्प नहीं था कि हम लोग इनको वोट दे रहे थे, किसको दें? आप आए हैं, आप मेहनत कीजिए, आपको हर चीज की जानकारी है, गली गली घूम रहे हैं। अब की बार आपको हम लोग वोट देंगे और भारी मतों से आपको जिताएंगे। बिहार के चुनावी माहौल को दहलाने के लिए अपराधी और सक्रिय हो गए हैं। पटना में बीजेपी उपाध्यक्ष राजू बाबा की सरेराह हत्या कर दी गई। राजू बाबा प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे। मामला बेउर थाना इलाके का है और आज सुबह जब वो मॉर्निंग वॉक पर निकले तो फुलवारी शरीफ में बेखौफ अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी। चश्मदीदों के मुताबिक सुबह करीब 6:15 बजे तेज प्रताप नगर रोड पर राजू बाबा टहलने के लिए निकले थे, जहां उनसे कुछ लोगों ने पहले बातचीत की और फिर पास से कनपटी में सटाकर गोली मार दी। गोली लगते ही बीजेपी नेता वहीं पर गिर गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए पीएमसीएच भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक जान पहचान वाले व्यक्ति ने ही वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने मामले में पूर्व विवाद की आशंका जताई है। फिलहाल जांच पड़ताल की जा रही है। उनको मारे उससे कि आप तो किसी के पति हो गए भैया, आपको भी कहना चाह रहा है कि हमको भी मार दीजिए, नहीं तो मेरा सब लेके मेरे पति को वापस कर दीजिए। अच्छा ये बताइए, अगर आपको दान चाहिए था तो एक बार आके कह देते चुपचाप हमको। जानकारी हम लोग तो आए थे यहाँ पर घूमने के लिए, एक्चुअली न किसी को देखे न सुने। वो तो उनकी पत्नी बता सकती हैं कि आपस में किसी से दुश्मनी भी हो सकता है। ऐसे वो बीजेपी के अच्छे मतलब समाज सेवी थे। हाँ, 1 साल के बाद कुछ नहीं, हम लोग तो ऐसे ही आए। बोले बहुत दिन हो गया मायके हुए आओ, तो हम लोग ऐसे ही आए थे। आज जा रहे थे, 10 दिन रहे, भेंट मुलाकात हो गया, जा रहे थे और कुछ नहीं। हम लोग क्या जाने जैसा घटना हो जाए। FIR किया जाए पर हम लोग जाँच कर रहे हैं और कुछ रील्स हैं, कुछ विवाद भी हैं और परिजनों के बयान के आधार पर कार्रवाई होगी और उन्होंने किससे से इन्वेस्टिगेशन के बाद हम लोग कुछ बता पाएंगे। फारबिसगंज में परमान नदी का कहर जारी है। कटाव के कारण फारबिसगंज के थिला मोहन पंचायत के घुरमी गांव के कई घर नदी में समा गए हैं और कई पक्के मकान भी कटाव की जद में आ गए। ग्रामीण अपने घरों के सामानों को घरों से निकालकर सुरक्षित जगहों पर रख रहे हैं और पक्के मकानों की ईंटें तोड़ रहे हैं। अधिकारियों से बार बार गुहार लगाने के बाद भी अब तक यहां कटाव निरोधी कार्य नहीं किया गया। इससे ग्रामीणों में नाराजगी है। इन लोगों का घर वहाँ पे। परमान नदी में आए उफान के बाद फारबिसगंज के पूर्वी भाग में 8वीं बार बाढ़ आई थी। बाढ़ आने के बाद लोगों की फसल का नुकसान हुआ, लोगों के जो भी संपत्ति है उनका नुकसान हुआ, लोगों के घरों में पानी भर गया था। और अब जब परमान नदी का पानी धीरे धीरे नीचे घट रहा है तो कटाव भी चालू हो चुका है। फारबिसगंज के ठिलामोहन पंचायत के घुरमी गांव में अभी हम लोग हैं और यहाँ जो पीछे आपको ये घर दिख रहा है यह परमान नदी के बिल्कुल किनारे बसा हुआ। करीब 1 दर्जन घर यहाँ पर हैं जो कि परमान नदी में धीरे धीरे समा रहे हैं। जब भी नदी का पानी घटता है तो
कटाव काफ़ी तेज हो जाता है। लोगों के पास यहाँ पर कोई उपाय नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, चूँकि प्रशासन से मांग करते करते लोग थक चुके हैं और हार चुके हैं। उसके बाद अब सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि उनके घर कब कटकर नदी में विलीन होते हैं। पीछे भी आप देख सकते हैं लोग बैठे हुए हैं, घर जिनके घर कटे हैं वो वहाँ पर उन्होंने खुद से इंतजाम किया है बांसों के सहारे कि किसी तरीके से कटान रुके, लेकिन यह नाकाफी साबित हो रहा है चूँकि कटान जारी है। सरकार जो हर संभव मदद करना चाह रही थी, लेकिन हमको कहने में शर्म भी हो रही है कि हम इस सरकार के लोग हैं और ये स्थिति हो गई है कि लोग आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं। कुमार नितेश, जी मीडिया, फॉरबिसगंज। गोपालगंज जिले में दोबारा बाढ़ का कहर जारी है। सैकड़ों गांव बाढ़ के पानी से जलमग्न हैं। इन गांव के 50,000 से ज्यादा लोग अपने घरों को छोड़कर बांध या सड़कों के किनारे शरण लिए हुए हैं। ये सभी लोग भय, भूख और प्यास की त्रासदी झेल रहे हैं। उनके लिए बारिश भी आफत बनकर बरस रही है, लेकिन प्रशासनिक मदद नाकाफी साबित हो रही है। हजारों बाढ़ पीड़ितों के पास खाना बनाने के लिए ना तो अनाज है, न ही रोशनी के लिए एक अदद मोमबत्ती। सड़क संपर्क चारों ओर से कटा हुआ है। बाढ़ के पानी से घिरे लोगों का कहना है कि दोबारा बाढ़ आने से सभी की हालत खराब हो गई है। कहाँ रह रहे हैं आप लोग? हम लोग रह रहे हैं एनएच रोड पर। अभी जो पुराना मिला हुआ 1 महीना पहले बाढ़ फिर टूट गया, तो हम लोग यहीं एनएच पर पहले भी थे, आज भी थे। जो पुराना चिमकी मिला था वही तान पर फिर हम लोग। नेपाल के जल अधिग्रहण क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के बाद एक बार फिर से नदियां उफान पर हैं। समस्तीपुर से गुजरने वाली बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला सहित अन्य नदियों के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। बागमती नदी के जलस्तर में हो रही बढ़ोतरी के कारण कल्याणपुर प्रखंड के कई इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया है। बाढ़ के कारण जगह जगह सड़कों पर 3 से 4 फीट पानी जमा हो गया है। इस वजह से लोगों को आवागमन में दिक्कत हो रही है। जिला प्रशासन की तरफ से नाव की व्यवस्था नहीं कराई गई। लोग आवाजाही के लिए निजी नाव का सहारा ले रहे हैं। समस्तीपुर में बाढ़ ने एक बार फिर कहर बरपाना शुरू कर दिया है। बागमती नदी में आए उफान के बाद कल्याणपुर प्रखंड के लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा पंचायत फिर से बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं। और इस वक्त हम तस्वीर दिखा रहे हैं नावापुर पंचायत की, जहां पर सड़कों पे पानी चढ़ आया है। लगभग जगह जगह सड़कों पे 3 से 4 फीट पानी है, जिसके कारण लोगों को आने जाने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और आगे कई जगहों पर पानी के कटाव के कारण रास्ते बिल्कुल ध्वस्त हो चुके हैं। लोगों का संपर्क मुख्यालय से खत्म हो चुका है। और यहाँ जिला प्रशासन की तरफ से अब तक नाव का परिचालन नहीं शुरू किया गया है। जो निजी नाव हैं उस पर लोगों को पैसे दे करके आना जाना पड़ता है, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि ये कितने दिनों से स्थिति है, क्या कुछ परेशानी है। जी, यहाँ तो काफ़ी 1 हफ्ता से परेशानी चल रहा है, लेकिन अभी तो कोई सूचना ही नहीं आया, कोई अफसर नहीं आया, कोई प्रशासन नहीं आया है जिससे कोई हल निकल सके। वही पानी हम लोग हेल के आते हैं जाते हैं, कोई ऊपर से नहीं मिला है। पानी हेल कर जाने आने और नाव अपना पैसा भाड़ा करके नाव से जा रहे हैं। क्या हमरा आर के नाव नदी नहीं मिले ना, नाव आर नहीं मिले, हेल का आना जाना बहुत तकलीफ हो रहा है। 6,000 या नहीं मिला हुआ है, वही दौड़ बढ़ा करता है, पानी हेल का आने जाने पड़ता है। तो ये वानगी है बाढ़ प्रभावित इलाकों की। हालांकि इससे पहले भी लगातार कई बार हमने वो तस्वीर दिखाई। जिला प्रशासन के तरफ से दावे तो जरूर किए जा रहे थे, लेकिन उस वक्त भी स्थिति कुछ ऐसी ही थी। अब फिर जब दोबारा बाढ़ ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है, तो लोगों के सामने फिर से वही समस्या सामने आ गई है। ऐसे में जरूरत है लोगों के सामने ससमय राहत और मदद पहुंचाने की। संजीव नैपुरी, जी मीडिया, समस्तीपुर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जी बिहार झारखंड।